एक्चुअली हम फिट तो बाजार फिट और बाजार फिट तो हम फिट, दीपाली, ये है एक्चुअली फिटनेस मंत्र, राइट। और फिटनेस चैलेंज जो पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है, आज हम भी उसको फैलाने की कोशिश करें। आप ऑलरेडी फैला चुके हैं उसको, कल से शुरू कर दिया है उसको, और काफी स्पोर्टिंग स्पिरिट रही। नीलेश शाह ने जैसे वीडियो भेजा है, इनफैक्ट नीलेश शाह नहीं और भी बाजार के दिग्गज हैं जो इस फिटनेस चैलेंज का हिस्सा बन रहे हैं। और एक्चुअली आज पूरे दिन भर आप न सिर्फ कमाई के मौके देखेंगे बल्कि हेल्दी रहने के मौके भी दिखेंगे। और आज एक बॉलीवुड के सुपरस्टार भी हमारे साथ शामिल होने वाले हैं। आज वो भी अपने फिटनेस मंत्र और फाइनेंशियल मंत्र बताएंगे। तो जो फिटनेस से जुड़े लोग हैं उनसे फाइनेंस की चर्चा होगी और फाइनेंस वाले लोगों से फिटनेस की भी चर्चा होगी। तो आइए, शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। तो आज दिन भर आपको कमाई के मौके तो जी बिजनेस पर मिलेंगे ही, लेकिन क्योंकि शुक्रवार है तो रोमांच का भी पूरा ख्याल रखा गया है और खास कवरेज आज जी बिजनेस पर रहेगी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज के हम ट्रिगर्स के साथ ही। और आज जो संकेत हैं विदेशी बाजारों से वो थोड़े से मिले जुले हैं, या फिर कह सकते हैं कि सुस्त हैं। स्पेशली अगर देखें अमेरिकी बाजारों को, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो उत्तर कोरिया के साथ बातचीत है वो रद्द की है। उसके बाद अमेरिकी बाजार लुढ़के, लेकिन लुढ़कने के बाद रिकवर हुए और फिर क्लोज हुए। एशियाई बाजारों में हमने मिला जुला कारोबार देखा है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी बिल्कुल शांत बिहेव कर रहा है और 10,500 के नजदीक है ये। पेट्रोल डीजल के दाम वहां पर लगातार तेजी है और 12वां दिन है आज जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। तूतीकोरिन मामले में आज क्या अपडेट निकल कर आएगी वो देखना होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस मामले के मद्देनजर वेदांता काफी लुढ़क चुका है ऊपरी स्तरों से। रिजल्ट्स के हिसाब से भी आज का सेशन काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि आज कई अहम नंबर्स आने हैं। कैडिला है, सन फार्मा है, टेक महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा और एफ&ओ की तो कई सारी कंपनियां हैं। तो स्टॉक्स पर तो बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो संकेत हैं आज, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो चिट्ठी लिखी है उत्तर कोरिया को, उसे कैसे समझा जाए? क्योंकि रिएक्शन तो हमने देखा अमेरिकी बाजारों पर, लेकिन वो रिएक्शन से जल्दी से उभरे भी। कोई खास बात है नहीं, न डरने की जरूरत है। कल सुबह हम यही बात कर रहे थे कि ट्रंप साहब हैं ऐसे, वो मीटिंग करने के पहले भी और मीटिंग के बाद भी स्टेटमेंट तो देते रहेंगे। और आप जो सुबह कह रहे थे मुझे वो भी याद है कि 12 जून तक वो वापस मन बदल ले तो बड़ी बात कुछ बड़ी बात नहीं। एक्चुअली कल शाम को जब ये खबर आई, मैं ऑफिस में ही था, तब मैं इसका विश्लेषण कर रहा था। तो मेरा कहना ये था कि 12 जून तक कल वक्त बहुत लंबा है और तब तक फिर से मूड बदल ले कोई बड़ी बात नहीं। ये बेसिकली ये है ना, ये हमारे काम की चीज इस लिहाज से नहीं है, ये राजनीति है। हम तो बिजनेस वाले हैं, तो राजनीति में ये इस तरह की पोजीशनिंग करनी होती है, पोस्चरिंग करनी होती है, दिखाना होता है कि हम बड़े कड़क हैं, स्ट्रांग हैं, हम झुक नहीं रहे हैं। अच्छा, अंदर अंदर तो वो भी चाहते हैं कि बातचीत हो जाए, मामला शांत हो जाए, तो मेरे क्रेडिट में आ जाए कि देखो मैंने डरा धमका के जैसे भी करके किम जोंग को ठंडा कर दिया। अल्टीमेटली तो ट्रंप यही चाहते हैं ना। तो पहले वो ऐसी पोजीशनिंग करेंगे, फिर जाके बात कर लेंगे, करें ना करें मुझे नहीं लगता। अच्छा, एक बात क्या है दीपाली, अगर ये कल हमें अंदाजा नहीं होता, कल से हमें संकेत तो मिल ही रहे थे कि वो ऐसे कर सकते हैं। हाँ। जब संकेत आ रहे तो बाजार को पहले पता था, और यही वजह कि जब ये खबर आई तो अमेरिकी बाजार तेजी से लुढ़के, लेकिन जहां लुढ़के वहीं बॉटम बनाया और तुरंत वापस वी शेप रिकवरी हुई। अगर मैं डाउ का चार्ट दिखा पाता तो आपको बताता कि किस तरह की शानदार वी शेप रिकवरी अमेरिकी बाजारों में हुई और सिर्फ 75 पॉइंट नीचे जाकर बंद हुए। और वो भी डाउ फ्यूचर्स देखिए, जितने हम नीचे बंद हुए लगभग डाउ फ्यूचर्स उतने ऊपर भी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जब अमेरिका नहीं डर रहा है तो हमें डरने की क्या जरूरत है। अच्छा, कोरिया में डर नहीं है, हाँ, जहां पर ये सब मामला हो रहा है वो नहीं डर रहे हैं। भले वो ठीक है दक्षिण कोरिया, लेकिन है तो कोरिया, सबसे बड़ी समस्या तो दक्षिण कोरिया की है। तो कोई खास डरने घबराने की जरूरत है नहीं। और ये स्टेटमेंट छोटे मोटे आते रहेंगे। हमें तो डरना घबराना किससे? अगर डॉलर मजबूत हो जाए, अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ जाए, वो भी 3% के नीचे ही अभी भी, तो फिर क्या डर है? कोई खास नहीं। हाँ ठीक है, हांगकांग के बाजार थोड़े कमजोर हैं तो उसका असर हल्का सा आप देख सकते हैं, वो एक अलग बात है। बट स्टेटमेंट से मत डरिए। ठीक है, जो उन्होंने लेटर लिखा है उससे डरने की जरूरत नहीं है। तो संकेत आज हम कहाँ रखेंगे विदेशी बाजारों से? न्यूट्रल, पॉजिटिव? एक्चुअली कल के सेशन की प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर शॉर्ट कवरिंग की वजह से मामला बना है और वो शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी से ट्रिगर हुई है। भारतीय बाजारों की बात, भारतीय बाजारों की। तो ऐसे में शॉर्ट कवरिंग के बाद अहम लेवल बाजार पार करे तो आपको थोड़ी सी फ्रेश खरीदारी भी चाहिए, और वो फ्रेश खरीदारी ना हो तो फिर मामला थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है? आज के सेशन के लिए 10,500 निफ्टी पर निर्णायक लेवल है, ये ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी पर 26,000 का लेवल निर्णायक लेवल है। 10,500 के ऊपर हैं आप मजबूत हैं, 26,000 के ऊपर है बैंक निफ्टी पर तो आप मजबूत है। पहली बात तो आपको अपना मूड डिसाइड करने के लिए, बाजार का ट्रेंड नहीं, सिर्फ मूड डिसाइड करने के लिए आपको ये देखना है। अब आइए लेवल्स जो अहम है, 10,425 निफ्टी पर बेहद अहम सपोर्ट है, वो इतना आसानी से टूटेगा नहीं। पॉइंट नंबर 1।
10,550 10,575 ऊपर की वो रेंज है जो हम शायद आसानी से पार न करें, वहां पर आपको नजर रखनी है, वहां पर आपको रुकना पड़ सकता है। अब आइए आपको जो सपोर्ट जोन है वो बता दूं। सपोर्ट जोन 10,400 10,425 है। अब आपके लिए आज की जो ट्रेडिंग रेंज निकल कर आ रही है वो है 10,425 से 10,575, ये 150 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज के जिस तरफ बाहर निकलेंगे, अच्छा बाहर निकलेंगे भी ना दीपाली तो भी 25-25 पॉइंट का ही है, उससे ज्यादा का दिख नहीं रहा कि 10,425 के नीचे फिसल भी गए तो आप 10,400 के नीचे शायद न जाए, 10,575 पार कर भी लिया तो 10,600 के ऊपर नहीं निकलेंगे, तो छोटा रेंज है वहां पर। बैंक निफ्टी यहां पर जो रेंज है वो 25,875 से लेके 26,200 की, ये इंटरेस्टिंग रेंज है। थोड़े लेवल राउंड फिगर में नहीं है, आज लेवल निकालने में बहुत मुश्किल हुई है, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत टाइम लगा क्योंकि कल का मूव एकदम बड़ा आया, अचानक आया, जरूरत से ज्यादा आया, सरप्राइजिंग आया, इसलिए लेवल बड़े मुश्किल से निकले। आइए अब आपको स्टॉप लॉसेस बता दूं। 10,400 के नीचे निफ्टी अब बंद हो तो आप तेजी की पोजीशन खत्म कर लें, और बैंक निफ्टी पर वो लेवल होगा 25,750 का। वैसे 25,700 बनता है, लेकिन मैंने सेफर साइड पे क्यों और रिस्क रखना है, 25,750 का दिया है। एग्जैक्ट लेवल 25,675 का बनता है, उसके नीचे जाए तो फिर तो तेजी की पोजीशन जीरो कर लेनी चाहिए। अब फिर से तेजी कब करनी है, जो कल हम लेवल बता रहे थे उसमें बैंक निफ्टी ने तो वो लेवल पार कर लिया, 25,900 का था कि 25,900 के ऊपर क्लोज हो तो आप बैंक निफ्टी की तेजी की पोजीशन बनाए, तो बैंक निफ्टी ने तो तेजी का संकेत दिया है वापस, और इसीलिए जो कल से हमने शुरू किया ना ट्रेंड, अब इस हिसाब से ट्रेंड क्या होना चाहिए आज, ऊपर या नीचे? न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि निफ्टी ने अभी तक तेजी का ट्रेंड नहीं बनाया है, क्योंकि 10,550 के ऊपर बंद होगा, टिकेगा तो ट्रेंड पॉजिटिव होगा। तो बैंक निफ्टी में तो वो मिल गया लेवल जिसके ऊपर बंद होने से आप तेजी के ट्रेंड में फिर से आ सकते हैं। हालांकि एक दिन की क्लोजिंग से नहीं अंदाजा लगाना चाहिए, एक आध दिन और क्लोजिंग मिल जाए, आज हफ्ते का आखिरी दिन है, अगर आज हम थोड़ा भी हरे निशान में बंद हो जाए, भले 2, 5, 10 पॉइंट बंद हो तो कंफर्मेशन आ जाएगी आपके लिए, और वो वीकली क्लोजिंग भी होगी। तो बैंक निफ्टी ने तो तेजी की तरफ जाने का संकेत दे दिया है, लेकिन निफ्टी पे अभी भी वो संकेत आना बाकी है, और वो तब आएगा जब निफ्टी 10,550 के ऊपर आज क्लोज हो, तो फिर हम फ्रेश तेजी के बारे में सोचेंगे। आइए आज का ट्रेड देख लें। निफ्टी खरीदे 10,415 10,420 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर आपको तेजी करनी चाहिए, थोड़ा दूर है स्टॉप लॉस, लेकिन अब वही आ रहा है, क्या करूं। 10,550 10,575 10,590 ये 3 लेवल दिए मैंने, 3 लेवल दिए यहाँ पर, और मैंने जनरली ये देखा जब मैं 3 लेवल देता हूँ ना तब वो तीनों लेवल अचीव भी हो जाते हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ भी, वो कल देखा मैंने। हाँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सुपरस्टिशियस होकर सोचा हूँ 3 दे दूं, शायद आज भी ऊपर के अचीव हो जाए। ओके, शॉर्ट करना है तो 10,575 के ऊपर आपको शॉर्ट करना चाहिए, उसके आसपास शॉर्ट करना चाहिए, 10,600 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए निफ्टी पर, और 10,525 10,500 मैक्सिमम उतना गिर सकते हैं, उससे ज्यादा दिख नहीं रहा। बैंक निफ्टी खरीदें आप 25,900 के आसपास मिले तो बेहतरीन है, नहीं तो फिर 26,000 के आसपास भी खरीद सकते हैं। 25,750 आपका स्टॉप लॉस होगा अगर आप 25,900 पर खरीदते हैं, 26,000 पर खरीदते हैं तो 25,875 स्टॉप लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस कहां खरीदना है उस हिसाब से आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। पहली बात, टारगेट 26,000 26,150 के 2 ऊपर के हैं अगर आप 25,900 पर खरीदते हैं। तो शॉर्ट करने का लेवल है 26,200, वहां पर मिले मौका तो एक शॉर्ट को लिया जा सकता है, और उस शॉर्ट में आपको सिर्फ 50 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लगाना, ज्यादा मत लगाना, क्योंकि बैंक निफ्टी कभी भी और ऊपर ले जा सकता है, वो ट्रेंड ऊपर का बनने की कोशिश कर रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी में शॉर्ट एग्रेसिव ट्रेडर जो है, स्किल ट्रेडर्स हैं, स्टॉप लॉस लगाना जानते हैं, छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड करना जानते हैं, उन्हीं के लिए 26,000 के टारगेट के लिए। पुट कॉल रेशियो एक ही दिन में बढ़ के आया 1.29 पर, थोड़ी तेजी की पोजीशन खत्म हुई है, थोड़ी मंदी की पोजीशन खत्म हुई है। इंटरेस्टिंग है, जो वायदा कारोबार के डेटा में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सेक्टर्स के लिए आज से आज जो मुझे पॉजिटिव दिखे, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में और खरीदारी होगी। कल काफी अच्छे रिकवर हुए, वो 5% 4% टूटे। कल मैंने इसलिए सुबह दिया भी था कि खरीदारी करनी चाहिए, सुबह नीचे मिले, शाम को रिकवर भी होगा। आपने कहा था कि रिकवरी में आ सकती है, वो बात अलग है कि सेकंड हाफ में वो रिकवरी, वो निचले स्तरों से आनी थी, तो अभी ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर गिरावट में खरीदारी वाले हैं। अभी ये इन लेवल्स पे अब बेचना नहीं, इनको थोड़ा ऊपर आने दो और या फिर खरीद के करें। दूसरा, मेटल समाउ मुझे लग रहा है ओवर सोल्ड हो चुके हैं, हालांकि ये थोड़ा रिस्की कॉल है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेटल में हो सकता है निचले स्तरों से खरीदारी का मौके बने, तो मेटल शॉर्ट ना करें, थोड़ा देखें, अगर कहीं किसी लेवल पर आप नीचे खरीद सकते हैं तो ये 2 सेक्टर आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इंडेक्स और सेक्टर्स तो आपने बता दिया, आप तैयार रहिए, आज एक स्टॉक ऑफ द डे तो बनता है। बिल्कुल, स्टॉक ऑफ द डे भी बताएंगे, क्योंकि जिन लोगों को इंडेक्स में ट्रेड नहीं लेना है, ताकि उनकी स्ट्रैटेजी क्लियर रहे। पहले एक बार हम डेटा डिस्कस करके मैं आपको, मैं सोच रहा हूँ दीपाली का हर रोज एक स्टॉक ऑफ द डे दे ही दिया जाए। हर रोज हम एक स्टॉक भी डिस्कस करेंगे जिसमें लगे कि हाँ, प्रॉपर रिसर्च एनालिसिस, प्राइस पैटर्न, रिजल्ट्स जो भी हो, उसके दम पर कुछ एक्शन। ठीक है, तो आज भी बताएंगे आपसे कुछ ही देर में। तो अब तक के संकेतों के सबसे एफआईज का संकेत न्यूट्रल मान के हम चल रहे हैं।
एफआईएस का संकेत न्यूट्रल है और नहीं इनफैक्ट नेगेटिव है, उन्होंने तो बिकवाली की है, डीआईएस की ओर से खरीदारी हुई है। तो देखिए एफआईएस को मैंने न्यूट्रल ही रखा है। क्यों रखा है न्यूट्रल वो मैं बताऊं आपको। 700 करोड़ के कैश में बिकवाली है, सामने उन्होंने 370 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे जो कम है, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 390 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं और वहां ओपन इंटरेस्ट कम होके आया है। तो एफआईएस ने स्टॉक स्पेसिफिक शॉर्ट कवरिंग की, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की, तो इसलिए बहुत ज्यादा खराब नहीं है। हाँ खराब देखना है तो दीपाली आप ये कह सकती हैं कि इतनी तेजी हुई, उन्होंने पार्टिसिपेट मैं तो चाहता हूँ नहीं करे, अच्छा है। सी पॉइंट क्या है, 10-500 के आसपास उसके नीचे ट्रेडर खरीदे हैं, घरेलू फंड खरीदे हैं, धीरे धीरे अगर 10-700-800 की तरफ बढ़ जाएं, फिर एफआईएस आके शॉर्ट कवर करें तो बढ़िया है ना भाई। कोई तो ऊपर के लेवल पे भी आपको चाहिए खरीदने वाला, तो नीचे के लेवल पे तो हमारे अपने लोग खरीद ले, वो ज्यादा बढ़िया है। तो इसलिए कल नहीं खरीदा तो मुझे ज्यादा डर नहीं है। लेकिन इसके विपरीत मैंने बड़े दिनों बाद डीआईएस के जो संकेत है पॉजिटिव नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। 1500 करोड़ की खरीदारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 1500 करोड़ की दमदार खरीदारी, उन्होंने दमदार बाइंग की। हाँ तो ये खरीदारी हो रही है। और अब ये जिससे मई का एंड आ रहा है ना, ये जो उनकी पोर्टफोलियो की शफलिंग वफलिंग थी वो कोई आखिरी दिन के लिए तो रखते नहीं है। हाँ, exactly, वो निपट चुका है मामला लगता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। और एक आध दिन में अगर बाजार अभी तक जो एफआईएस के डेटा पर ट्रेड कर रहा है, अगर वो ट्रेंड बदल के घरेलू फंड के डेटा पर ट्रेड करना शुरू करे तो मैं वहां से संकेत पढ़ना आपके लिए शुरू कर दूंगा। तो ये डेटा अच्छे हैं, खराब नहीं है। और वायदा का अगर डेटा देखें, वायदा का डेटा में एक समस्या है और ये बड़ी भारी समस्या है, वो है बैंक निफ्टी की। ठीक है, अब बैंक निफ्टी 101 पॉइंट के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। 101। अब इस डिस्काउंट में दो वजह होती है। एक तो ये कि लोगों का मूड खराब है, शॉर्ट करो, और दूसरा वजह होती है कि डिविडेंड अगर आने वाला हो तो 28-30 पॉइंट तो मैं मान सकता हूँ, 30-35 पॉइंट डिविडेंड के आसपास का एडजस्टमेंट हो सकता है। डिविडेंड की वजह से आपको निफ्टी फ्यूचर्स डिस्काउंट में दिख सकते हैं, लेकिन बाकी 60-70 पॉइंट इतना डिस्काउंट बनता नहीं है। तो कल के सेशन में अच्छी तेजी 330 पॉइंट बढ़ने के बावजूद डिस्काउंट और बढ़कर आया, ये थोड़ी चिंता की बात है। और ओपन इंटरेस्ट में 26,000 शेयर जुड़े हैं, तो थोड़ी तेजी की पोजीशन कम हुई है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है और डिस्काउंट तो है ही। थोड़ी ऊपर के लेवल पे शॉर्ट्स भी बने फ्यूचर्स में, तो इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए, क्योंकि तीनों तरफ के ट्रेड। हाँ, मुझे बहुत साफ नहीं दिख रहा है एक्चुअली, सही बताऊं। डेटा में निफ्टी में 3 लाख शेयर कम हुए हैं, यहां भी डिस्काउंट बढ़कर आया है, 4 पॉइंट से बढ़कर 9 पॉइंट हुआ है। इसका मतलब क्लियर कट है, हल्की सी आपके लिए मंदी की पोजीशंस यहाँ पर, तेजी की पोजीशन यहाँ पर कम होती हुई दिखी है। पुट कॉल रेशियो एक ही दिन में बढ़कर आया 11 बेसिस पॉइंट। कल हम यही बात कर रहे थे कि पुट कॉल रेशियो जिन लेवल पर आ गया है, मंदी करना नहीं बनता, है ना, शॉर्ट कवरिंग करना ज्यादा बनता है। और अच्छी बात है 10,400 हमने तोड़ा नहीं है। अब आइए पुट और कॉल के डेटा देख लें। 10,500 क्यों निर्णायक लेवल है दीपाली? 55 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, और उसमें से 9 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आप 10,500 के नीचे जाएंगे तो जो कमजोर लॉन्ग्स हैं वो थोड़े थोड़े हल्के होंगे। और एक और अच्छी बात जो हुई ये कि परसों पहली बार हमने 10,430 की क्लोजिंग देखी 10,500 के नीचे के। तो वैसे देखा जाए तो क्लोजिंग बेसिस पे एक बार 10,500 के नीचे बंद होना खराब संकेत तो दे चुका था, लेकिन उसके बावजूद ओपन इंटरेस्ट कम नहीं हुआ है 10,500 के पुट में 55 लाख शेयरों का। तो जो ये मंदी करने वाले ट्रेडर्स होते हैं ना, जो अपना लेवल टूटने के बाद भी अपनी मंदी की पोजीशन नहीं काटते हैं, तो कल तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने भी ये पहली बार अच्छा काम किया है कि पैनिक नहीं करके उन्होंने अपनी तेजी की पोजीशन कम नहीं की, तो एक ही दिन में उनको रिकवरी मिल गई। वो संकेत अच्छा आया है। तो कभी कभी वो कहते हैं कि ढीठ होना भी अच्छी बात है, जो मंदी वाले ही होते हैं, लेकिन तेजी वालों ने जब पोजीशन नहीं काटी तो उन्हें एक दिन का फायदा मिल गया और रिकवरी अच्छी हो गई। तो इसलिए आज से 10,500 आज होल्ड होना जरूरी है, क्योंकि उसके नीचे जाएंगे तो फिर आपको डर ये लगेगा अरे एक दिन के लिए ऐसे ही ऊपर आया है, वापस नीचे नहीं चला, खराब हो जाएंगे। एग्जैक्टली, इसलिए 10,500 होल्ड करना जरूरी है। दूसरी बात, 10,500 के कॉल्स में अब भी 30 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो ऐसा भी नहीं कि वहां सारी तेजी की पोजीशन है, मंदी की पोजीशन भी बनी। तो ये रस्साकशी वाला लेवल यही है। उसके नीचे 10,400 आप तोड़ेंगे नहीं, 10,600 के पार जाएंगे नहीं, ये तो साफ दिख रहा है। अब आइए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 26,000 वो जबरदस्त टक्कर वाला लेवल है। और क्यों है? 26,000 के पुट पे है 5 लाख शेयर का इंटरेस्ट और कॉल्स पे है 7 लाख शेयरों का, और भारी भरकम है दोनों ही जगह। तो आज 26,000 के नीचे जाएंगे तो मंदी वाले हावी होंगे, 26,000 के ऊपर रहेंगे तो भले आप है ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन 26,000 के आसपास ऊपर बने रहे तो मूड एकदम परफेक्ट चुस्त दुरुस्त रहेगा। तो वो लेवल सबसे अहमियत वाला है। मसलन अगर फिसल गए तो 25,700 25,800 की रेंज में बैंक निफ्टी को बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आसानी से टूटेगा नहीं, और 26,200 26,300 के पार भी नहीं निकलेगा। लेकिन हमें 26,000 पे नजर रखनी है, बस बात इतनी है। तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है।
डेटा थोड़े से ये बता रहे हैं कि सेंटिमेंट, माहौल, लेवल्स थोड़े पॉजिटिव होने की कोशिश करें। हमें आज क्या चाहिए, सिर्फ ये कि 10-500 होल्ड रखे, एक भले ही आप थोड़ी 5-10-15 पॉइंट से निफ्टी में मुझे है ना, अगर 10,535 के ऊपर की क्लोजिंग मिले आज, कल के हाई के ऊपर की, और बैंक निफ्टी में 26,150 की क्लोजिंग मिले, तो अगले हफ्ते एक्सपायरी के पहले फायरवर्क्स है, फिर एक्सपायरी का हफ्ता आपका सुधर गया समझ लो। तो 10,535 निफ्टी पर, 26,150 बैंक निफ्टी पर, ये इसकी तैयारी आप करवा लीजिए। चलिए, आज का सेशन रहेगा इंटरेस्टिंग, अगर ये 2 लेवल्स आ जाते हैं तो अगले हफ्ते के लिए मूड बन जाएगा। इसलिए मैं कल आपको याद है जब बैंक निफ्टी का महापोल रहा था, मैं ये बोला था 25,800 के ऊपर के लेवल क्यों नहीं लिए। याद है मुझे। 25,900 26,000 हो जाए तो क्या बड़ी बात है। अब तो हो गया कल, चलो अच्छी बात है। तो स्टॉक ऑफ द डे भी बताएंगे कि? हाँ बिल्कुल बताइए क्विकली, आज का कौन सा स्टॉक है जो यूनाइटेड ब्रूअरीज। यूनाइटेड ब्रूअरीज, नतीजे आए हैं कल बाजार में, बेहद दमदार नतीजे, और नतीजों के लिहाज से अगर आज ये स्टॉक 1240-1250 हो जाता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। 1240-1250 ये, और रीजन बताऊं मैं आपको, 24% की वॉल्यूम ग्रोथ, अमेजिंग। पता नहीं इतना कंजम्पशन किसने शुरू किया है। ये चैनल चेक करके डिम्पी बता सकते हैं शायद, लेकिन 3 बड़े राज्य हैं, दिल्ली एनसीआर, मुंबई महाराष्ट्र और कर्नाटक, जहां पर सप्लाई शॉर्टेज है बियर की। तो जितना प्रोडक्शन हो रहा है पूरा जा रहा है। अब ये कैपेसिटी एक्सपांशन में और पैसा डालना पड़ेगा इन्हें, जिस तरह की डिमांड बन रही है, और रियलाइजेशंस बेहतर हो रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ दमदार है। तो ये स्टॉक 24% की वॉल्यूम ग्रोथ, उसके बावजूद भी बियर की जो आप बता रहे शॉर्टेज है, तो वॉल्यूम ग्रोथ और बढ़ सकती है फिर आगे जाते हुए। एब्सोल्युटली। तो और प्राइसेस बढ़ेंगी, तो ये बड़ा पॉजिटिव है। और इन नंबर्स के बाद कॉन्फिडेंस, इवेंचुअली मुझे लगता है ये स्टॉक अगर 1375-1400 हो जाए, बड़ी बात नहीं है, हो जाए क्या होगा। और एक चीज और बता दूं दीपाली, ये शेयर चलता क्यों नहीं, मैं यही कहने वाली थी, तो इसका मिडास टच है। मिडास टच है, जहां एंट्री होती है उस शेयर की, और उस शेयर के लिए कुछ न कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो हमने यूनाइटेड ब्रूअरीज को 2-3 दिन पहले ही मेरे ख्याल से इसमें लिया था। एक स्टॉक देखिए, हडको देखिए, कर्नाटक बैंक देखिए, क्या क्या नहीं, सारे स्टॉक्स धीमे धीमे एक्शन में आ रहे हैं। यूनाइटेड ब्रूअरीज स्टॉक ऑफ द डे। तो आज एक्शन में रहेगा यूनाइटेड ब्रूअरीज, लेकिन यूनाइटेड ब्रूअरीज ही नहीं, और बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिन पर आज नतीजों का असर दिखेगा। अच्छा, एक चीज और बताऊं, इसमें अगर 1210-15 की रेंज में मिले तो लेना चाहिए, खुलते ही लेना चाहिए। ये भी बता दूं, अगर 1210-15 तक भी मिले तो हर्ज नहीं है खरीदने में। ठीक है, तो यूनाइटेड ब्रूअरीज है आज का स्टॉक ऑफ द डे, लेकिन और भी कंपनियां हैं जिनके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। आज कई अहम कंपनियों के नंबर्स आने, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। चलिए करते हैं आज की तैयारी, और पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है। मेहनत करके उन्होंने सारे रिजल्ट्स बनाए, इवेंट्स बनाई है, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बनाई है, ट्रेडिंग कॉल्स बनाई है। तो शुरुआत करते हैं सुमित के साथ, जो लेकर आए कुछ बेहतरीन रिजल्ट्स। बताइए सुमित। देखिए, यूनाइटेड ब्रूअरीज तो आपने बता ही दिया, ऑलरेडी बहुत अच्छे नंबर यूनाइटेड ब्रूअरीज के आए हैं। एक यूनाइटेड स्पिरिट्स भी है जिसके भी नंबर्स आए हैं, और नंबर्स हमारे अनुमान से बेहतर साइड पे ही आते हुए दिखाई पड़े हैं। कंपनी 104 करोड़ घाटे के मुकाबले 211 करोड़ का मुनाफा पोस्ट कर रहा है, और आय फ्रंट पे भी 6,900 करोड़ रुपए की आय तिमाही के अंदर आई है। इसमें एक एडजस्टमेंट था पिछली बार 250 करोड़ रुपए का, उसको अगर एडजस्ट कर देंगे तो 180 करोड़ से 150 करोड़ रुपए के आसपास मुनाफा आने का अनुमान था, लेकिन 211 करोड़ रुपए आया है। यहाँ पर 2 चीजें क्रूशियल हैं। एक, YOY बेसिस पे तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है क्योंकि एडजस्टमेंट था, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस काफी साउंड आई है। और जो वॉल्यूम ग्रोथ की बात है, वो करीब 15% इनके प्रीमियम सेगमेंट की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है, जो अनुमान बाजार में -4 से +4 की रेंज में था। तो ये शायद स्टॉक के लिए एक अच्छा ट्रिगर बन के सामने आ सकता है, लेकिन हाँ, ब्रूअरीज का मुकाबला ये नंबर्स भी नहीं कर सकते। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड के नंबर्स आए हैं। कोचिन शिपयार्ड के केस में मुनाफा 41 करोड़ से बढ़ के 92 करोड़ रुपए आया है, और आय 601 करोड़ रुपए आई है। कंपनी का ईबिटा परफॉर्मेंस यानी कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी काफी साउंड है। 115 करोड़ रुपए कंपनी का ईबिटा इस तिमाही के अंदर पोस्ट हुआ है, और मार्जिन भी 5% से 19% है। एक अच्छे नंबर, रोबस्ट ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की है। तेजी की उम्मीद आप यहां पर भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा कमेंस इंडिया, ये चौथा नंबर मेरे पास है। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, 3 करोड़ के घाटे के मुकाबले करीब 36 लाख का मुनाफा इस तिमाही के अंदर कंपनी ने पोस्ट किया है। और ईबिटा परफॉर्मेंस बहुत रोबस्ट नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। 170 करोड़ से बढ़ के 173 करोड़ रुपए ईबिटा आया है कंपनी का। हालांकि मार्जिन जो है वो सिर्फ 60 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं, 13.5% से बढ़ के 14% के आसपास मार्जिन आया है। 10 रुपए का डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है। बहुत ज्यादा फायरवर्क नहीं, लेकिन हाँ नेगेटिव नहीं है, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कंपनी के नंबर्स आए हैं।
ठीक है अंचल, आपके पास कौन से नतीजे हैं? दीपाली, MOIL से शुरू करेंगे। MOIL के नंबर्स आए हैं, मुनाफे के फ्रंट पे नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन ऑपरेटिंग थोड़े दिक्कतें जरूर दिखी हैं। अगर आप मुनाफा देखिए 116 करोड़ से बढ़ के 128 करोड़ हुआ है, लेकिन कंपनी की जो आय है उसमें रोबस्ट जम के बावजूद वो ट्रिकल डाउन उसके ऑपरेटिंग मुनाफे में नहीं होता हुआ दिखा है। एबिटा मामूली बढ़त के साथ 172 करोड़ के आसपास रहा है, और यही कारण रहा है कि कंपनी के जो मार्जिन है वो टूटे हैं, 48.2% से घट के 43.2% रहे इस क्वार्टर में। दूसरी ओर बैंगलोर केमिकल्स की अगर बात करें तो मुनाफे के फ्रंट पे शानदार नंबर्स हैं, ऑपरेटिंग आधार पे शानदार नंबर्स हैं। मुनाफा कंपनी का करीब 4.25 गुना बढ़ता हुआ दिखा है इस क्वार्टर में। आय में 18% की बढ़त जरूर है, लेकिन क्योंकि कंपनी ने अपने खर्च को थोड़ा कटेल किया है, उसका फायदा कंपनी को मिला है, और जो ऑपरेटिंग मुनाफा एबिटा है करीब 64% बढ़ा है। मार्जिन भी अगर आप देखिए 4.6% से 6.3% हुए, तो करीब 2% का जंप मार्जिन फ्रंट पे भी आया है। साथ ही LT फूड्स पे भी नजर रखिएगा, यहाँ पे मुनाफे के फ्रंट पे प्रेशर देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 9% का डिक्लाइन कंपनी के मुनाफे में दिखा है। वहीं आय में बढ़त दिखी है, लेकिन कंपनी का ओवरऑल एक्सपेंसेस बढ़े हैं, कर्मचारी और प्रोडक्शन मशीनरी पे जो कॉस्ट है वो बढ़ी है, उसने कहीं ना कहीं मार्जिन्स को इरोड किया। 10.2% से घट के अब मार्जिन 9.1% रह गए हैं। और लास्टली कावेरी सीड्स, यहाँ पे भी नंबर्स आए हैं। अगर आप घाटे के फ्रंट पे देखें तो अच्छी इंप्रूवमेंट है। 87 करोड़ के घाटे के मुकाबले अब महज 18 करोड़ का घाटा रह गया है कंपनी का। और वो चीज़ के साथ साथ कंपनी ने रिजल्ट के साथ साथ बायबैक का भी ऐलान किया है। आप बायबैक की अगर बात करें तो करीब 675 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से कंपनी 29.63 लाख शेयर्स बायबैक करेगी। बायबैक प्राइस देखिए दीपाली, ऑलमोस्ट करंट मार्केट प्राइस से 33% प्रीमियम पर है, तो वो एक बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है आज कावेरी सीड के लिए। आप ये कह रहे हैं कावेरी सीड में ऑपरेटिंग लेवल पर भी प्रॉफिट घटा है, राइट? 13 करोड़ आया 27 करोड़ से घट के, सही है? जी बिल्कुल, ऑपरेटिंग घाटा जो था वो कम हो रहा है, घाटा कम हुआ है, और वैसे भी घाटा कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद बायबैक करना है, ये तो इंटरेस्टिंग है। मुनाफा तो कर नहीं रहे, बायबैक करना है, ये क्या बात है? वो भी 30% प्रीमियम प्राइस पे, इंटरेस्टिंग। और वो भी छोटा सा 29-30 लाख शेयरों का, ज्यादा नहीं है। मतलब शेयर गिरना नहीं चाहिए। कल तो अच्छी तेजी लेकर बंद भी हुआ है। कंपनी भी यही चाहती है कि शेयर गिरना नहीं चाहिए, इसका मतलब तो यही हुआ। पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो सुधार ले भाई, बायबैक तो हो जाएगा, कहाँ जाने वाला है? आपके पास पैसा संभाल के रखिए, पता नहीं क्यों करना चाहते हैं। ये शामिल करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को, और हमारे स्टूडियो में तो बंसल जी हमारे साथ हैं ही, और उन्हीं से करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बंसल जी, मूड कैसा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, मूड मिक्स है। जैसे भी आपने बोला कि देखो, आप जो इतना वायदा बाजार के आंकड़ों को आप इतने अच्छे से आंकते हो, स्टडी करते हो, जब आपको इतनी मेहनत लग रही है लेवल्स निकालने में, सीरियसली बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो मेरे पास तो 7-8 स्टॉक्स थे दोनों साइड के, तो मैं अच्छा, दोनों बाय सेल। आपके पास तो ऑप्शन है ना सेफ रहने का, मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है। बताइए कौन से स्टॉक्स आज आपके पास? अनिल जी, पहला तो एक बाय कॉल रहेगा एशियन पेंट्स पर। पेंट्स में, बर्जर पेंट में हम ऑलरेडी एक अच्छी खासी तेजी देख चुके हैं। मुझे लगता है अब एशियन पेंट्स भी रैली में पार्टिसिपेट करेगा। 1270 पर एक स्टॉप लॉस लगाए, 1318 के लक्ष्य के लिए एशियन पेंट्स को बाय करें। दूसरा एक बाय कॉल अनिल जी कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई पर, एकमात्र स्टॉक है जो नतीजों के बाद गिरा नहीं है। वायदा बाजार के अंदर अधिकतर स्टॉक्स में तो गिरावट देखने को मिल रही है। 995 का स्टॉप लॉस, 1057 का लक्ष्य। लास्ट एक सेल कॉल मारुति पर, उछाल पे बेचे, 8597 का स्टॉप लॉस, 8200 का टारगेट। ठीक है, मारुति सेल कॉल है आपकी? मारुति सेल है। अरे बाय नहीं, सेलिंग। वापस लिखो बंसल जी, फिर से लिखो। बाय कॉल क्या है? बाय कॉल अनिल जी, पहला एशियन पेंट्स को बाय कीजिए। एशियन पेंट्स 1270 का एक स्टॉप लॉस, 1318 का लक्ष्य। ठीक है। दूसरा बाय कॉल कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई, CESC। ठीक है। तीसरा सेल है मारुति। ओके, सेल एक ही दिया है ना? सेल एक ही दिया। तो पलड़ा तो आपका तेजी की तरफ ज्यादा है ना? हाँ अनिल जी, तेजी। हाँ तो बोलो, दिल में तेजी अनिल जी। चलिए ठीक है। शुभम, आप बताइए अपनी पिक्स। गुड मॉर्निंग दीपाली। यहाँ पे अगर हम मार्केट का ट्रेंड देखें तो मुझे भी लगता है कि टेम्पररी थोड़ा सा पुल बैक का सिचुएशन में है, बट यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू मैं प्ले करना चाहूँगा ये पुल बैक को, बिकॉज मुझे लगता है कि हमें कॉस्ट को लो रख करके कोई स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। तो पहला कॉल होगा रिलायंस पे, जहाँ पे मैं बुल कॉल स्प्रेड खरीदने की राय दे रहा हूँ, जिसमें हमें करना ये है कि 920 का कॉल खरीदना और 940 का बेचना है, और इसमें जो टारगेट प्रॉफिट होगा वो होगा 12,000 का, और स्टॉप लॉस रखे 6,000
बाजार पे। रिलायंस का अगर हम डेवलपमेंट देखें तो काफ़ी लंबे समय से गिर रहा है और कल एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ है जो कि ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एक टेम्पररी पॉज हो जाएगा स्टॉक में और एक रैली देखने को मिलेगी। और अगर आप कल का ऑप्शंस का डेटा देखें तो कॉल राइटर्स ने अनवाइंडिंग शुरू कर दिया है, जो कि अगेन ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से एक पुल बैक ड्यू है रिलायंस में, तो बुल कॉल स्प्रेड की राय है। दूसरा कॉल है टीसीएस पे, वहाँ पे भी बुल कॉल स्प्रेड की राय है। 3-4 दिन पहले हमने देखा था कि एक ब्रेकआउट हुआ था टीसीएस में, फिर एक टेम्पररी पुल बैक में चला गया था और कल का मूवमेंट काफ़ी तगड़ा था, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में जो ओवरऑल आईटी स्पेस पॉजिटिव है उसमें टीसीएस एक अच्छा परफॉर्मर रह सकता है। तो वहाँ पे 3600 का कॉल खरीदे और 3700 का कॉल बेचे। जो स्ट्रैटेजी लेवल पे टारगेट होगा वो होगा 7000 रुपये, हमें 3500 रुपये पे। और जो तीसरा कॉल है वह है सेल का कैपिटल फर्स्ट में। यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक सिग्निफिकेंट ब्रेकडाउन हुआ है और उसके बाद एक कंटिन्यूएशन पैटर्न से फिर से कल एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कैपिटल फर्स्ट में एक्चुअली जो नाम है कि कैपिटल फर्स्ट के पहले कैपिटल बचाओ, वैसा सिचुएशन बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 570 का और टारगेट होगा 500 रुपये का। ये तो इंटरेस्टिंग बोल रहे हैं, कैपिटल बची रहे पहले सेव कैपिटल फर्स्ट, सेव आगे लगा दे इसके। ओके, शॉर्ट करें 500 रुपए के टारगेट के लिए, ये शुभम का मानना है। सिद्धार्थ सेठानी हमारे साथ है आनंद राठी ग्रुप से, और उनसे भी पूछे थे उनका कहाँ निवेश करने का इरादा है, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिहाज से। बताइए सिद्धार्थ जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग। मीडियम टर्म के हिसाब से हमारा निवेश करने का इरादा KEI इंडस्ट्रीज पे है। जैसे हम जानते हैं कि केबल्स और वायर्स में ये एक वन ऑफ द लीडर्स है। 3 इसके मेन पहलू होंगे जिसके कारण हम मानते हैं कि यहाँ पे निवेश ज़रूर करना चाहिए। पहला तो इनका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, दूसरा इनके जो भी डीलर नेटवर्क है इनको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है कंपनी, और ब्रांड प्रमोशन पे बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग हो रही है और यहाँ पे हम मानते हैं कि एक अच्छा खासा एक ब्रांड बन चुका है ये। इनके जो मेन ऑर्डर बुक्स है वो रेलवेज और स्टेट ट्रांसमिशन कंपनियों से आते हैं, तो हम मानते हैं कि यहाँ पे बड़े ऑर्डर बुक आने की उम्मीद है 2019 में। KEI इंडस्ट्रीज आप बाई करके चल सकते हैं 527 के टारगेट से। हम मानते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बन सकता है आने वाले 3 से 6 महीनों में। KEI इंडस्ट्रीज है सिद्धार्थ की पिक, और कॉर्पोरेट डार में इस हफ्ते KEI इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद थी। वो बता भी रही थी कि जून के दौरान ही उनको 400-500 करोड़ के ऑर्डर मिलने वाले हैं, तो फोकस में रहेगा ये स्टॉक। रजत के पास चलते हैं, उनके पास कुछ नतीजे हैं जो कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। बताइए रजत। पिडिलाइट, यहाँ पर मुनाफे की फिगर जो है दीपाली पिडिलाइट में वो 57% जरूर बढ़ी है। 247 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया जो हमारे अनुमान से ज्यादा है, लेकिन मिले जुले रिजल्ट्स हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर ऑपरेटिंग लिहाज से देखें तो उसमें 6% की बढ़त है। एबिटा में 274 करोड़ की फिगर दर्ज करी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 320 करोड़ पिडिलाइट का एबिटा रहेगा, तो उससे तो कम है। और मार्जिन देखिए 18.4% से बढ़कर 18.5% के हैं। हम 21% के एटलीस्ट मार्जिन समझ रहे थे कि पिडिलाइट पोस्ट करेगा, तो ऑपरेटिंग लिहाज से हमारे अनुमान से तो कम नतीजे हैं। अब देखते हैं मुनाफे के दम पे क्या स्टॉक में आज एक्शन देखने को मिलता है कि नहीं। नतीजे बेहतर हैं सुदर्शन केमिकल्स के। ये स्टॉक आज रडार पर रहेगा क्योंकि 28% मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आया है, 22.5 करोड़ पहुंचा है। आय में 21% का उछाल है सालाना आधार पर, 384 करोड़ आय रही है। एबिटा परफॉर्मेंस तगड़ी है, 70% एबिटा बढ़ता हुआ नजर आया, 56 करोड़ की फिगर दर्ज करी। और मुनाफा मार्जिन जो है उसमें 10.5% से बढ़कर 14.5% के मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किए हैं। तो हर पैरामीटर पे सुदर्शन केमिकल के नतीजे बहुत बेहतर हैं। लेकिन एक कंपनी जो पिछड़ी है वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। लगातार देख रहे हैं शुगर सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनके नतीजे कमजोर हैं और त्रिवेणी के भी नतीजे कमजोर हैं। 60 करोड़ से मुनाफे के मुकाबले 102 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है, और एबिटा मुनाफा था 169 करोड़ का, उसके मुकाबले 115 करोड़ का एबिटा घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग के नतीजे कमजोर हैं। तो मिक्स से रिजल्ट है, देखना होगा। सुदर्शन केमिकल आज कमाल दिखाता है। पिडिलाइट के नंबर्स मजबूत है नहीं, ये ध्यान में रखिए। यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट वाला मामला है, तो रिजल्ट्स यहाँ पर थोड़े डीले समझ जाए। आइए देख लेते हैं रिजल्ट्स के दम पर। ब्रोकरेज हाउस आजकल बहुत काम कर रहे हैं, बहुत रिपोर्ट्स बना रहे हैं, और संदीप का काम बढ़ा हुआ है इसके चलते। तो संदीप, ढेर सारी रिपोर्ट्स होंगी आज स्टॉक पर। बिल्कुल, ढेर सारी रिपोर्ट्स है, और गेल एक स्टॉक है जिसके कल नंबर्स आए थे। नंबर्स इंटरेस्टिंग नहीं थे, लेकिन रिपोर्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है और ब्रोकर्स बुलिश हैं इसको लेकर। सबसे पहले CLSA का देखिए, उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड कर दिया है।
कई लंबे समय से आप देखिए इसको सेल रेटिंग वो मेंटेन कर रहे थे, लेकिन अब इस रेटिंग सेल से सीधे बढ़ाकर बाय कर दी है और टारगेट प्राइस 400 रुपए के ऊपर कर दिया है। 405 का टारगेट अब दिया उन्होंने 337 रुपए से बढ़ाकर। वो ये कह रहे हैं कि जो क्रूड की कीमतें बढ़ रही हैं, अगर आपको उसका फायदा लेना है तो स्टॉक में आप उतर सकते हो। वैसे भी इनका जो यूएस में एलएनजी कारोबार था उसको लेकर जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं और आउटलुक बहुत मजबूत है, भले नतीजे अच्छे नहीं थे। तो गेल पे 405 का टारगेट सीएलएसए का, मॉर्गन स्टैनली 510 रुपए के टारगेट प्राइस दे रहे हैं और नमूरा ने भी 450 रुपए के टारगेट प्राइस दिए। तो गेल पे आप जरूर आज नजर रख सकते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसके नंबर्स सुमित बताए थे अच्छे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली ब्रोकर्स स्टॉक को लेकर पॉजिटिव नहीं है। मैक्वेरी ने अंडरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है, 2212 रुपए का टारगेट प्राइस है और मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग दी है, 3250 रुपए का टारगेट प्राइस है। एनसीसी ये एक स्टॉक है, इस पर जरूर नजर रखिए, इस पे जो ब्रोकर्स है बहुत बुलिश है अनिल जी। मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, टारगेट देखिए 177 रुपए का है और सीएलएसए की रिपोर्ट भी है, खजारी की राय की लिस्ट में है, 160 रुपए का टारगेट प्राइस उनका है। वो कह रहे हैं कि ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है और आने वाले 2 से 3 सालों में जो ग्रोथ है वो बेहद मजबूत रह सकती है। इसके अलावा एक स्टॉक जिसपे आपको ध्यान रखना हुआ है, कैमलिन फाइन साइंसेस, इस पे एमके की एक रिपोर्ट है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं रिपोर्ट क्योंकि इसका जो टारगेट प्राइस है वो काफी इंटरेस्टिंग है, 183 रुपए का टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है। स्टॉक की कल की क्लोजिंग देखिए 93 रुपए के आसपास की है, यानी कि 2 गुना के आसपास की बढ़त स्टॉक में हो सकती है, ऐसा एमके मानता है। उनका मानना है कि जो ऊंचे मार्जिन वाला कारोबार है, ब्लेंड्स कारोबार, उसमें मजबूती है और 5 तिमाही के बाद ये एबिट पॉजिटिव हुई है। तो ये एक स्टॉक है कैमलिन फाइन साइंसेस, जिस पे आप नजर रख के चल सकते हैं। आखिर में सन फार्मा पे नजर किए, जहां खबर है कि उन्होंने ग्लूमेट्जा का जेनरिक लॉन्च किया है, उसको लेके क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म रेटिंग है, 640 रुपए का टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है। वो कह रहे हैं हम पॉजिटिवली सरप्राइज हुए हैं, जो ग्लूमेट्जा इन्होंने लॉन्च किया है उसका पोटेंशियल मार्केट साइज करीब $17.5 करोड़ के आसपास का है। सन फार्मा को तो फायदा होगा, लेकिन ध्यान रखिए लुपिन ऑलरेडी इस दवा को बेचता है तो उनके लिए नेगेटिव है। तो ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है सनफार्मा के तो आज नतीजे भी आने हैं, तो 2 खबरें होगी, एक तो ये रिपोर्ट और दूसरे आज नंबर्स, लेकिन कल चला था। अभी कैमलिन फाइन साइंसेस का जिक्र कर रहे थे संदीप, एमके की रिपोर्ट आई है, टारगेट को 2 गुने से ज्यादा बढ़ाया है, मतलब 93 पर कल ये बंद हुआ, 183 के टारगेट्स आ रहे हैं। नतीजे इसके बहुत अच्छे आए हैं और एबिटा फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो -4.6 नेगेटिव में इसके मार्जिन से 4.5% के आसपास के, जो कि पॉजिटिव आए हैं। राकेश क्विकली बताइए, नंबर्स बहुत मजबूत हैं, रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं, आज क्या करना चाहिए? देखिए दीपाली, अगर आप इस स्टॉक को देखें तो मौजूदा स्तरों से खास बात इस स्टॉक की ये है कि मौजूदा स्तरों से डाउनसाइड इसकी कैप्ड है। नीचे में अगर आप देखें तो इमीडिएटली इन्हीं स्तरों पर 93 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है। अगर निवेश का नजरिया तो इन स्तरों पर बाइंग की जा सकती है और अगर ट्रेडिंग के नजरिए से बाय करना चाहते हैं अच्छे नतीजों के बाद तो भी मेरा मानना है कि 92 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 92 एक अहम सपोर्ट है, इसके नीचे निकलता है तो निकल जाना चाहिए, एल्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। 92 का स्टॉप लॉस लगा के 100 रुपीज के लक्ष्य के लिए बाइंग की जा सकती है। 100 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी। कोचिन शिपयार्ड, इस पर सिद्धार्थ जी अपनी राय दीजिए। बेहद दमदार नतीजे इसने भी पेश किए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, और आप देखिए मार्जिन जो बढ़ रहे हैं 5% से 19%। पता नहीं ये टिकने वाले हैं कि एक ही बार के, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन बाकी पैरामीटर पे भी आप नंबर देखिए, मुनाफा 41 करोड़ से बढ़कर 92 करोड़, लगभग दुगने से ज्यादा। एबिटा लेवल पर 30 करोड़ से बढ़कर 115 करोड़, आय भी बढ़ी है, हर तरह से मजबूत है। शेयर थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, तो क्या है खरीदने का सही वक्त है ये? बिल्कुल खरीदने का सही वक्त है। शिप रिपेयर इंडस्ट्री में ये लीडर है, हम मानते हैं कि, और जिस हिसाब से नतीजे जैसे आप बता रहे हैं कि दुगने हो गए हैं मुनाफे और मार्जिन्स में भी बहुत अच्छी बढ़त देखने मिली है, तो ये सब देखते हुए मानते हैं कि कोचिन शिपयार्ड सबड्यूड है, कुछ ज़्यादा ही गिर चुका है। यहाँ पे आप बाइंग करके चले, हम मानते हैं कि यहाँ से कुछ नहीं तो आपको 25% का रिटर्न मिल सकता है आने वाले 6 से 12 महीने में। ठीक है, 25% का रिटर्न मिल सकता है, इन स्तरों पर भी खरीदारी की जा सकती है कोचिन शिपयार्ड में। लेकिन शुभम, यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूवरीज दोनों पर अपनी राय दीजिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स तो नंबर्स इसके अगर देखें तो मिले जुले रहे हैं, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू पॉजिटिव है। क्रेडिट स्विस ने 3600 के टारगेट्स की बात कही है और यूनाइटेड ब्रूवरीज की तो दमदार परफॉर्मेंस रही है। दोनों पर आज के लिए आपके लक्ष्य क्या रहेंगे? सो दीपाली, अगर दोनों में मुझे अगर कुछ एक पिक करना है तो मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ जाना चाहूँगा, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि जो अभी रिसेंट में जो करेक्शन हुआ है उसके बाद स्टॉक अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो हो सकता है यहाँ से अगर
30-40 रुपए का अगर और डाउनसाइड देखने को मिलता है तो वहां पे खरीदने की राय होगी, बिकॉज 3000 का जो लेवल है वो बहुत ही एक अहम सपोर्ट लेवल है जो मुझे लगता है नियर टर्म में ब्रीच कर पाना डिफिकल्ट है। तो अगर वहां पे हम खरीदते भी हैं तो मुझे लगता है कि 3500 से 3600, बट ये थोड़ा सा मीडियम टर्म टारगेट होगा। बट मुझे लगता है 1-1.5 महीने का अगर किसी का अवधि है यहाँ पे निवेश करने का तो 3500 से 3600 रुपए तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर हम यूनाइटेड ब्रूवरीज की बात करें, रिजल्ट काफी पॉजिटिव है, बट टेक्निकली 1220, 1250 ये थोड़ा सा एक मुझे लगता है कि हर्डल है जिसका हमें ओपनिंग के बाद एक बार रिव्यू करना चाहिए। अगर वो हर्डल ब्रीच हो जाता है तो फिर हम लोग वापस से एक बार रिव्यू कर सकते हैं अगर वहां पे खरीदारी की जाए तो ये है आपके लिए यूबीएल और यूएसएल, ये दोनों ही स्टॉक्स आज नंबर्स के बाद देखते हैं किस तरह का रिएक्शन दिखाते हैं। यूनाइटेड ब्रूवरीज पे तो रिपोर्ट भी बड़ी दमदार आती हुई दिखी है। आइए कुछ और इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स यहाँ पर जिक्र कर लिया जाए और वह है पीडीलाइट। जरा देखिए इसके चार्ट्स बंसल जी और बताइए क्या ट्रेड होना चाहिए, क्या ऊपरी स्तरों पर मौका मिले तो निकला जाए, बेचा जाए, शॉर्ट करें, खरीदें, क्या क्या राय है आपकी? नंबर्स तो बहुत दमदार तो है नहीं, ढीले नंबर है। अनिल जी, मुझे लगता है कि पहली बात तो यहाँ पर निकलना चाहिए और जिस तरीके से टेक्निकल सेटअप है ये स्टॉक में एक बार नीचे में 1064 के लेवल्स अगर टूटते हैं जिसकी संभावना है खराब नतीजों के बाद, तो 1064 के लेवल्स अनिल जी टूटते हैं तो एक बिकवाली का कैंडिडेट बनेगा और स्टॉक ऑन रडार रहेगा। ओपनिंग के बाद अनिल जी इसको देखेंगे, अगर 1064 के लेवल्स टूटेंगे तो इंट्राडे के लिए सेल के लिए रिकमेंड करेंगे। ठीक है, सिद्धार्थ ये बताइए कावेरी सीड आपको कैसा लगता है? क्योंकि आप देखिए नतीजे आए हैं, अभी भी एबिटा फ्रंट पर तो कंपनी घाटा ही पोस्ट कर रही है और कंपनी ने बायबैक की भी अनाउंसमेंट की है 33% प्रीमियम प्राइस पर 675 के भाव पर। तो ये दोनों खबरों को आप कैसे देखते हैं? नतीजे एक तरफ जहां पर अभी भी एबिटा फ्रंट पर परफॉर्मेंस कमजोर है और दूसरी तरफ कंपनी बायबैक भी कर रही है लेवल्स पर। देखिए नंबर्स तो कमजोर है बट ये मॉनसून और ये सब मौसम में हम मानते हैं कि कावेरी सीड्स काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है और बाईबैक की जो खबर है वो पॉजिटिव है। कंपनी की अर्निंग्स थोड़ी सी वॉलेटाइल रहती है, अगर आप पिछले 3 से 4 क्वार्टर्स के आप अगर अर्निंग्स खोल के देखें तो थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर रहती है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर जिसके पास होल्डिंग में है हम मानते हैं उनको बने रहना चाहिए, क्योंकि मॉनसून अगर अच्छा आता है तो कावेरी सीड्स बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं आने वाले 2 क्वार्टर में। जैसे सिद्धार्थ ने भी खुद ही कहा अनिल जी, पिछले 4 क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफी वॉलेटाइल रही है, ज्यादा बड़ा बायबैक आप कर नहीं रहे, तो ये क्या सेंटीमेंट सुधारने के लिए स्टॉक के कर रही है? कोई मतलब ही नहीं है, स्टॉक से निकलना चाहिए, सिंपल जी। आज जो भी प्राइस मिले ऊपर में, बेसिकली देखिए पहली बात फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कोई दम है नहीं, दूसरी बात बायबैक का कोई रीजन तो होना चाहिए। या तो आप ये कहते हैं भाई कि मेरे पास में इतना कैश है कि मुझे और बिजनेस में डिप्लॉय करने के लिए और लगाने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा बायबैक वो भी चलो ठीक है जी, ठीक है। अब आपको बायबैक करना है 675 रुपए में, यहाँ से 175 रुपए। बंसल जी सुनिएगा, 675 रुपए में बायबैक करना है, ठीक है। कितने शेयर का? 29.5 लाख शेयर का, कुछ भी नहीं है। 10 रुपए 20 रुपए ऊपर मिल जाएंगे आपको 29.5 लाख रुपए। तो बताना क्या चाहते हैं आप? ये बताना चाहते हैं कि हम शेयर के भाव को ऊपर ले जाना चाहते हैं, ये सिंपल वही है और क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि शेयर गिरी जाए, अगर मैनेजमेंट ले जाना चाहता है ऊपर तो भाव जा भी सकता है। मेरा पॉइंट सिंपल है, ऐसे शेयरों में आपको सावधान रहना। और इसमें तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो ऊपर के भाव पहले से फंसे हैं, 700 रुपए के भाव पर, 600 रुपए क्या क्या भाव से नहीं फंसे हैं। और ये भी ऐसे स्विंग नीचे जाता है तो आधा रह जाता है, 50%, 60%, 70% टूटता है। तो पॉइंट सिंपल ये, फंडामेंटल आप देख लो, रिजल्ट आपके सामने, तो एक बार बायबैक को तो कर दीजिए साइड में। 675 का भाव आपके लिए है नहीं, 30 लाख शेयरों में कंपनी चाहे तो 30 मिनट में मिल जाए 30 लाख शेयर, डालिए ऑर्डर, सप्लाई कितने फंड देने को तैयार है पता चल जाएगा। इसलिए बायबैक से भ्रमित ना हो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें, और वो परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया है। अनिल जी बिल्कुल सही, एक चीज जो आपने बोली ना कि भाव को ऊपर ले जाने नहीं चाहते हैं, बेसिकली जिन लोगों ने लेके फंसे हुए ना उनको फॉर द टाइम बिंग कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि शेयर को बेचो मत। टेक्निकली तो अनिल जी सेल ऑन रैली वाला स्टॉक है और टेक्निकली मुझे लगता नहीं है इस बायबैक के चलते स्टॉक 540-45 के ऊपर निकलेगा। और हमने देखा ही अनिल जी बायबैक की ऐसी अनाउंसमेंट्स के बाद जहां पे भाव को सपोर्ट देने के लिए बायबैक आता है वहां गिरावट देखने को मिलती है। टेक्निकली स्टॉक मुझे लगता है आगे चल के 450 इसके पास है, किस लेवल पे बेच के निकल जाना चाहिए? अनिल जी देखिए, अगर रैली में ऊपर खुलता है 520-25 के अराउंड खुलता है तो बेचना चाहिए, टॉप को डिटरमिन नहीं करना चाहिए। ऊपर में 540-45 लगता नहीं है तोड़ के इसके ऊपर निकलेगा। चांसेस इस स्टॉक के नीचे में 450-60 के अराउंड सेटल होने के लगते हैं आगे चल के। ठीक है, तो उछाल पर बेचकर निकले आप अगर आप फंसे हुए कावेरी सीड में, यही सलाह है आपके लिए।
आइए आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स जो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आई है, और सारी रिपोर्ट लेकर रजत हमारे साथ है हमारे स्टूडियो में। रजत, क्या बाय कॉल है, सेल कॉल है? नहीं, एक सेल कॉल है, बाकी सारी बाय कॉल है। एक इंटरेस्टिंग भी है, बताओ। वो इंटरेस्टिंग मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले आईडीबीआई कैपिटल की बताता हूं। आप है ना टीज करके छोड़ देते हैं। चलिए ठीक है, लास्ट में बताइए। आईडीबीआई कैपिटल अभी बोल रहा है कि अंबुजा सीमेंट खरीद लीजिए, ये स्टॉक चलेगा। 223 का वो टारगेट दे रहे हैं और 207 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। सीमेंट पैक अट्रैक्टिव लग रहा है, बेचना है तो बेचें टाइटन, जिसमें आप वो टारगेट दे रहे हैं 896 और स्टॉप लॉस 933। स्टॉक को बेचा जा सकता है। चॉइस ब्रोकिंग आईटी स्टॉक्स पे अभी भी बुलिश है, जिसमें फर्स्ट सॉल्यूशंस पिक है, जिसमें 73.50 से 74 का टारगेट है और 69 का लगाना होगा एक टारगेट। और एक है केपीआईटी टेक, जिसमें वो टारगेट दे रहे हैं 280 150 और स्टॉप लॉस 265 का मेंटेन करना होगा। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है निफ्टी बैंक पे एक स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, जो मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के रडार पर है। इनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मेरे को लिख के भेजा है कि हमने जो कॉल दी थी इस सीरीज में आईसीआईसीआई बैंक, ग्लेनमार्क, टीसीएस, टेक महिंद्रा, जुबिलेंट फूड्स सब हिट हुई हैं। क्या बात कर रहे हैं। और डेरिवेटिव्स को स्टॉक को थोड़ा डिस्काउंट भी देना पड़ेगा क्योंकि इंट्राडे में इतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न नहीं मिलते, लेकिन अगर आप पोजीशन रखोगे डेरिवेटिव्स के स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ तो रिटर्न आराम बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक, ग्लेनमार्क, टीसीएस, टेक महिंद्रा, जुबिलेंट फूड पूरी लिस्ट बना के दे दी है मेरे को। वेरी गुड। लेकिन अब ये बोल रहे हैं एचडीएफसी बैंक, इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि ये 2055 का टारगेट है, मैं बता दूं 2055 का टारगेट है 2055। हाँ 2015। हाँ 2055 का है 2055 और 1955 का मेंटेन करना होगा यहाँ पर एक स्टॉप लॉस। अब एचडीएफसी बैंक डिस्काउंट में है। डिस्काउंट 1955 को 1955 नहीं बोल सकते? अच्छा 1955 का एक स्टॉप लॉस कोशिश करो, धीरे धीरे आ जाएगा। 1955 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। 18 पॉइंट्स के डिस्काउंट में है निफ्टी बैंक, 101 पॉइंट्स के डिस्काउंट में, और एचडीएफसी बैंक डिस्काउंट में है। ये बहुत कम देखने को मिलता है। वही क्या हो सकती है, कोई डिविडेंड है एचडीएफसी बैंक में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई बड़ी खबर तो नहीं आने वाली। तो बैंक निफ्टी में तो एक समझ में आ रहा है डिस्काउंट में 30-40 पॉइंट, 35-40 पॉइंट तो मेरे ख्याल से डिविडेंड का है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद 100 पॉइंट का डिस्काउंट, मतलब 60 पॉइंट का तो डिस्काउंट है ही। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा कि स्पॉट के हिसाब से टारगेट। जनरली आप एक चीज देखना, कोई भी सीरीज, आप तो इतने एफएनओ डेटा देखते हैं, जून की सीरीज हमेशा देखना डिस्काउंट में चलेगी, क्योंकि मैक्सिमम कंपनियों के रिजल्ट आने के बाद जो है ना वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, वो जून में आते हैं, वो एजीएम में क्लियर होते हैं ये सारे। तो एनुअल डिविडेंड जो आते हैं ना वो जून के महीने में काफी आते हैं, जून जुलाई के महीने में डिविडेंड। तो डिविडेंड तो ऑलरेडी दिया है ना एचडीएफसी बैंक ने। का डिविडेंड था ना। तो वो सीरीज के जो एडजस्टमेंट रहते हैं, 1 जून उसकी रिकॉर्ड डेट है। 1 जून है ना, देखो जून की सीरीज हो गई ना। हाँ एग्जैक्टली, तो फिर आप 13 रुपए का डिविडेंड दे। मुझे तो नहीं पता था 1 जून को है। तो 101 पॉइंट्स का डिस्काउंट निफ्टी बैंक में, मात्र 40 पॉइंट्स के डिविडेंड के बलबूते हो सकता है क्या? या फिर इसको अब निफ्टी बैंक को कैसे प्ले किया जाए? डिविडेंड बहुत कितना इंपैक्ट डालेंगे? स्क्वीज होगा ये 101 का? हाँ, कम तो होना चाहिए। 100 रुपए तो डिविडेंड है ही नहीं, ये तो पक्की बात है। ठीक है, 40-35-40 पॉइंट का हमको पता है, हो सकता है 15-20 पॉइंट और भी हो जो पता ना हो। ठीक है ना, वैसे तो इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप एनएससी बीएससी की साइट पे जाके देंगे तो पता चल जाएगा किस कंपनी का कब कब डिस्काउंट है, डिविडेंड है, उस हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद इसमें कोई डाउट ही नहीं कि भारी भरकम डिस्काउंट पे ट्रेड करें। तो थोड़ा शुभम को पूछा जाइए इस मामले में, है ना। शुभम सही है एकदम, उन्हें पता रहता है। शुभम, ये 101 पॉइंट का डिस्काउंट क्यों है बैंक निफ्टी में, इसका क्या मतलब निकाले? सो अनिल जी, पहली बात तो जो इतने समय से जो शॉर्ट बना हुआ था उसका मुझे लगता है इम्पैक्ट है। और दूसरा क्या होता है कि जहां पे एक्सपेक्टेशन भी अगर होता है कि नेक्स्ट सीरीज में कहीं पे डिविडेंड आ सकता है तो उसके चलते भी थोड़ा सा स्प्रेड नहीं बन जाए उसके चलते होता है, बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। बट जनरली एक्सपेक्टेशन का ही पूरा ओवरऑल व्यू है कि जिसके चलते डिस्काउंट बना हुआ है। या तो इस सीरीज में एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से थोड़ा कूल ऑफ होगा, इसके चलते लोग बेच रहे हैं, और या डिविडेंड। बट इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई सिग्निफिकेंट रीजन होता है कोई भी बड़ा इतना बड़ा डिस्काउंट क्रिएट होने के लिए। बिकॉज अगर आप डिस्काउंट तो इवन आउट होना ही है थर्सडे को, तो अगर वैसा होगा तो फिर तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बनना चालू हो जाता है। तो आज का सेशन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट होगा जहां पे ये थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होना चाहिए जो इतना बड़ा डिस्काउंट ट्रेड कर रहा है। ओके, चलिए बढ़िया बात है, थोड़ा डिस्काउंट कम होना चाहिए, हम तो चाहते हैं कि कम हो। चलिए ब्रेक का वक्त है, और इस ब्रेक के उस पार बाजार का भरपूर एक्शन आपके लिए शुरू होने वाला है। सबसे पहले तो होगी शुरुआत प्री ओपनिंग सेशन की, उसके बाद रुपए की ओपनिंग होगी, उसके बाद 9:08 पर जैसे ही बाजार सेटल होंगे प्री ओपनिंग सेशन में, हम आपको बताएंगे कि वहां पर आपको क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस, कल बाजार बंद होने के बाद आए नतीजे, आज के बड़े नतीजे, खबरें, पोल, ब्रोकरेज रिपोर्ट, फास्ट मनी का अपडेट, और 9:15 के साथ ही पूरे ट्रेडिंग और कमाई के मौके। ढेर सारा एक्शन है आज बाजार में, तो बने रहिए जी बिजनेस पर।